हेलो बच्चों, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने 10th क्वेश्चंस तक बात की थी। चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पर अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चंस वहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, 11th क्वेश्चन हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कह लीजिए चाहे ह्यूमन कह लीजिए। इसमें एक्चुअली पूछना ये चाह रहा है, डिस्कशन ये करना चाह रहा है कि जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा और जो हार्मोनल मैकेनिज्म होता है, ये दोनों जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। एक तो हो गया नर्वस सिस्टम और एक हो गया आपका हार्मोनल मैकेनिज्म। तो पहले तो मैं आपको बेसिक डिफरेंसेस में बता दूं। नर्वस सिस्टम जो होता है वो न्यूरॉन से मिलके बनता है, मतलब जो भी मैसेज ट्रांसफ़र होगा वो न्यूरॉन के थ्रू होता है, राइट। और न्यूरॉन के थ्रू जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू हो रहा है। सेकेंड चीज़, हार्मोनल मैकेनिज्म में जो भी मैसेज ट्रांसफ़र होगा वो केमिकल के थ्रू होगा। ये हमारा होता है केमिकल मैसेंजर, राइट। ये हमारा है केमिकल मैसेंजर और नर्वस सिस्टम है हमारा न्यूरॉन्स, मतलब आप ये कहिए इलेक्ट्रिकल मैसेंजर है, जिसमें जो भी मैसेज ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू होता है। ये मैसेज ट्रांसफ़र होता है। एक बार हम थोड़ा सा और इसको समझते हैं। इस डायग्राम में हमने दिखाने की कोशिश की है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए, नर्वस सिस्टम दोनों से मिलके बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप देखेंगे ये वाला पोर्शन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये दोनों मिलके आपके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके अलावा जो भी नर्व्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जिनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, और ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर से निकलते हैं उनको हम बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। तो क्रैनियल नर्व्स और जो आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड से जो स्पाइनल नर्व्स निकली हैं वो सारी की सारी हमारी क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो आपके बॉडी के हर एक पार्ट तक वो पहुंचती हैं, ताकि वो क्या करे, वहाँ से जो एक्सटर्नल स्टिमुलस इंडिकेशंस हैं या जो हम आउटसाइड वर्ल्ड में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको रिसेप्ट करके या तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाएँ या ब्रेन तक पहुँचाएँ। अगर वो मैसेज केवल स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो रिफ्लेक्स एक्शन की डिमांड कर रहा है। अगर वो ब्रेन तक जा रहा है इसका मतलब कुछ थिंकिंग या कुछ डिसीजन की वहाँ पर ज़रूरत हो रही है। तो नर्वस सिस्टम हमें करता क्या है, नर्वस सिस्टम हमें क्या करता है, नर्वस सिस्टम जो है ये हमें बताता है, इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। देखिए, बाहरी दुनिया में बॉडी को छोड़ दें तो बॉडी के अलावा जो बाहर, उसके लिए सब बाहरी दुनिया है। तो बाहरी दुनिया में क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं ये हमें न्यूरॉन्स के थ्रू पता चलता है या नर्वस सिस्टम के थ्रू पता चलता है। दूसरी चीज़, जो नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन लेता है उसी के बेसिस पर कुछ एक्शंस करता है, राइट। तो जो एक्शंस करता है वो क्या करता है, जो आउटसाइड वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे होंगे उसके अगेंस्ट में। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। नेक्स्ट आइए इसी को थोड़ा सा और समझते हैं। नर्वस मैकेनिज्म, ये रहा नर्वस मैकेनिज्म, जिसमें ब्रेन आ गया है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड आ गया। ये दोनों आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना लेते हैं। और जो नर्व है, पूरी बॉडी में जो नर्व्स हैं ये क्या करती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना लेती हैं। दूसरी चीज़, हार्मोनल मैकेनिज्म में आप देखिए ये यहाँ से हार्मोन्स रिलीज़ होता है जो कि केमिकल मैसेंजर होते हैं हमारे। तो हार्मोन्स में हमने देखा भी होगा, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, पैराथायराइड है। थायराइड आगे की तरफ होता है, पैराथायराइड पीछे, पीनियल इधर टॉप पर होता है, उसके नीचे आपको हाइपोथैलेमस, फिर उसके नीचे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगा। एड्रिनल ग्लैंड जो हमारा किडनी के ऊपर होता है, और पैंक्रियाज डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, बाकी इंसुलिन सीक्रेट करता है। उसके बाद हमारे गोनैड्स या आप सब कहिए ओवरी एंड टेस्टिस। तो ये सारे ग्लैंड्स हैं। तो हार्मोनल मैकेनिज्म इन सब ग्लैंड से कंसिस्ट होता है। और ये वाला जो हो गया हमारा नर्वस मैकेनिज्म। हार्मोनल मैकेनिज्म में आप ये ध्यान रखिएगा, केवल और केवल एंडोक्राइन हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं, एंडोक्राइन, राइट। एक्सोक्राइन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड सिस्टम है वो अलग है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में बेसिक डिफरेंस आप देख लीजिए। एंडोक्राइन में जो होता है वो डक्टलेस सिस्टम होता है और एक्सोक्राइन में
डक्ट सिस्टम अवेलेबल होता है। डक्ट का मतलब है कि वो डायरेक्टली जो सीक्रेशन, जो केमिकल सब्सटेंसेस वहाँ से सीक्रेट होंगे वो पर्टिकुलर उसी जगह पर जाके होंगे। जैसे सैलिवरी ग्लैंड होता तो पीछे है, लेकिन जब खाना खाते हैं तो सलाइवा जो सीधा मुंह के अंदर आता है, इसका मतलब यहाँ से एक डक्ट है जो आगे की तरफ कनेक्ट हो रही है। स्वेट ग्लैंड, पसीना आपको आता है तो सीधा बाहर, बॉडी के बाहर आता है, तो वो एक डक्ट अवेलेबल है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या करते हैं, आपका डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ये जो भी सीक्रेशन करेंगे हमारा किस में करते हैं, ब्लड में सीक्रेशन करते हैं, और ब्लड फिर बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है जहां पर जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हार्मोन्स की उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। अब बात आती है कि ये तो सारी हो गई चीज़ें, लेकिन अब हमें एग्जाम में क्या लिखना है अगर ये क्वेश्चन आएगा तो। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहली चीज़, हर नर्वस सिस्टम में क्या है, ये क्या करता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलके बनता है। दूसरा, सिग्नल जो होते हैं बहुत ही फास्ट ट्रांसफ़र होते हैं और उनका रिस्पॉन्स भी बहुत फास्ट होता है। मतलब न्यूरॉन सिस्टम का जो अरेंजमेंट है वहाँ पर जो सिग्नल पास होगा वो बहुत फास्ट होगा, न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। चौथी चीज़, इफेक्ट आर शॉर्ट लिव्ड, थोड़ी देर के लिए होते हैं, मतलब तुरंत कोई मैसेज गया, उसका रिस्पॉन्स आया, कुछ मैकेनिज्म एक्चुएट हो गया, एक्चुएट होने के बाद जो है जो बॉडी को रिस्पॉन्स करना था उसने कर दिया। सिग्नल हमेशा जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरफ थ्रू फॉर्म होते हैं। हार्मोनल मैकेनिज्म को देखिए तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसमें केवल पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए एक्सोक्राइन नहीं लिख रहा हूँ, कभी गलती से आप एग्जाम में एक्सोक्राइन मत लिख दीजिएगा। सिग्नल्स जो होते हैं बहुत स्लो होते हैं और उनका रिस्पॉन्स भी स्लो होता है। जैसे स्लो का एक बेसिक एग्जांपल दूं, जैसे एक बच्चा फ्रॉम द डे वन जब वो बॉर्न हुआ है उससे लेकर लगभग 18-20 साल तक उसकी ग्रोथ होती रहती है, पूरा बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। तो जो ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है जो थायरोन सीक्रेट करता है वो थ्रू आउट 20 ईयर्स आप लगभग मान के चलिए, बीच में थोड़ी देर पॉज भी लेता है लेकिन वो कंटिन्यू करता रहता है। तो वो आप समझिए कितने प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक हार्मोनल एक्शन अवेलेबल है वहाँ पर, और स्लोली धीरे धीरे सीक्रेट होता है जब ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो सिग्नल्स जो होते हैं ये ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, इफेक्ट बहुत दिनों तक रहता है, प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट है। सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स नोन एज हार्मोन्स। तो ये आपका हो गया बेसिक डिफरेंस, अगर आए तो आप एग्जाम में किस तरीके से इसको लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच द मूवमेंट इन लेग्स इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट इन आवर लेग्स। तो देखिए सेंसिटिव प्लांट के मूवमेंट और हमारे पैरों के मूवमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, क्वेश्चन में डिफरेंस जानना चाहते हैं। तो इसमें कैसे है ये देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं ज़रा इसमें। प्लांट, सेंसिटिव प्लांट किसे कहते हैं पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखिए हर प्लांट सेंसिटिव नहीं होता है। जैसे आप कहें कि तुलसी के पौधे को सेंसिटिव है, नहीं, नीम का पेड़ सेंसिटिव नहीं है। ठीक, सेंसिटिव का मतलब है कि अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं, मान लो उसके एनवायरनमेंट में चेंज करते हैं, हमने पत्ती को टच किया, हमने जो है उसको डिस्टर्ब किया, हमने उसको हिला दिया, हमने कुछ और उसके अगेंस्ट में चेंज किया, तो क्या होगा, वो जो प्लांट है खुद अपना जो है कुछ रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म वहाँ पर देगा। ये उसका एक अपना मैकेनिज्म है, राइट। तो अब क्या है, जो सेंसिटिव प्लांट की कैटेगरी में आपका आता है, एक अगर आपको जानकारी है, एक छुई मुई का पौधा होता है और दूसरा जो है, एक कभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर। ये छुई मुई जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट, और इसका नाम होता है मिमोसा, जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो टच मी नॉट में क्या किया, इसको यहाँ पर टच किया है और टच करने पर जो एक्शंस देखे गए हैं वो एक्शंस जो है हमारे इस तरीके से देखे गए कि पत्तियाँ अपने आप को क्लोज कर लेती हैं। अब क्लोज करने के पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो देख लीजिए एक बार, बस सिंपल सा मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, वाटर अवेलेबल होता है और वाटर क्या करता है, इनफ्लो होता है और वाटर का आउटफ्लो होता है। तो वाटर क्या, यहाँ पर जो वाटर अवेलेबल है ये वाटर क्या करेगा, या तो इन होगा या आउट होगा, आउटफ्लो होगा। तो पानी के अंदर और बाहर जाने से ये मूवमेंट जो है वो देखने को हमें मिलता है। यहाँ पर कोई स्पेशल प्रोटीन या ऐसा कोई स्पेशल टिश्यू नहीं है जो इसको ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन लेग्स के केस में मसल्स हमारी होती हैं और स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो उस तरीके के मूवमेंट के ड्यूरेशन पर लेग्स को क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसमें देखिए सेकंड में क्या दिखाना चाह रहा है, ये एक फ्लावर है और ये फ्लावर जो है
इस तरीके का है। देखिए एक्चुअली फ्लावर जो नेचर में जो फ्लावर है उनका जो मीन्स आप समझिए उसका कैरेक्टर या उसके कैरेक्टरिस्टिक ही समझ लीजिए। फ्लावर जो होते हैं वो अट्रैक्टिव किस्म के होते हैं ताकि वो क्या करें, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट को क्या करें, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ये एक ऐसा फ्लावर है जो क्या कर रहा है, इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट किया है और अट्रैक्ट करने के बाद ये क्या करता है, अपने आप को क्लोज कर लेता है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी में फंस जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, ये अपने अंदर से कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा जिसकी वजह से जो है वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर फंसा है वो क्या करेगा, मर जाएगा और उसके न्यूट्रिएंट्स को वो क्या करेगा, प्लांट खुद एब्जॉर्व कर लेगा और अपने लिए उसको यूज़ करेगा। तो पैरासिटिक प्लांट है ये। तो सेंसिटिव प्लांट में क्या हो रहा है, तो मूवमेंट इज सेंसिटिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा उसका रिस्पॉन्स होगा और ये रिस्पॉन्स आप ऐसे समझ लीजिए विद इन फ्यू सेकंड्स आपको मिल जाना चाहिए, तब तो आप कहेंगे सेंसिटिव है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे बाद रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप उसको सेंसिटिव प्लांट नहीं कहेंगे। दूसरी चीज़ मैंने अभी बताया, कोई स्पेशल टिश्यू अवेलेबल नहीं होता है इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब इंफॉर्मेशन कैसी ट्रांसफ़र हुई है, मीन्स इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो प्लांट है इसको किसी ने टच किया है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए कोई न्यूरॉन्स वगैरह हो, नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई स्पेशल टिश्यू अवेलेबल नहीं है। प्लांट के पास ना ही कोई स्पेशल प्रोटीन होती है इसके मूवमेंट को करने के लिए, बस सिंपल वाटर का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। और इन सभी को कौन कंट्रोल करता है, ये जो स्टिमुलस के थ्रू जो एक्शन हो रहा है अगेंस्ट में, उसको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। लेग्स के मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट जो होता है हमारे लेग्स में, ये कैसा एक्शन है, वॉलंटरी एक्शन है। वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, हमारे अपनी मर्जी पर वो डिपेंड होते हैं। मन किया पैर उठा लिया, मन किया पैर नहीं उठाया, मन किया वॉक करेंगे, मन किया नहीं। ऐसा नहीं है कि जैसे वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन है, जैसे हमारी पलकें हैं, मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ तो मेरी पलकों को मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल जो कंट्रोल कर रहा हूँ अपने हैंड्स के मूवमेंट को, जो मैं चल रहा हूँ मेरे लेग्स के मूवमेंट को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन पलकें जो हैं वो अपने आप ही काम कर रही हैं। दूसरा देखिए, इस पूरा मूवमेंट है लेग्स का, ये कंट्रोल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। और यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यू जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होती रहती है। एनिमल्स के पास स्पेशल टाइप्स की प्रोटीन होती है जो क्या करती है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है। मसल का जब तक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन नहीं होगा तब तक मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। इस पर्टिकुलर को, इस पूरे फंक्शन को लेग्स के केस में मूवमेंट, या अभी मैं आपके सामने हाथ चला रहा हूँ, मेरा जो मूवमेंट हो रहा है, इस पूरे मूवमेंट को ब्रेन का सेरिबेलम कंट्रोल करता है। सेरिबेलम ये पीछे वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो सेरिब्रम होता है। तो पीछे हिंड ब्रेन में ये सेरिबेलम वाला पार्ट होता है, बहुत ही डेलिकेट पार्ट है। कभी कोशिश करिएगा कि कभी आपके चोट ना लगे इसमें, क्योंकि सेरिबेलम बहुत ही नाजुक पार्ट होता है। तो लेग्स का मूवमेंट जो है वो इस तरीके से हमारा कंट्रोल होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एंड वॉकिंग। अभी हमने वॉलंटरी मूवमेंट देखा था, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्स एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं इन एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने इनकी तरफ कुछ चीज़ फेंकी है और उस फेंकने के ड्यूरेशन पे क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है, तुरंत अपने आप को पुल बैक किया है ताकि क्या करे, वो जो आर्टिकल इनके सामने आ रहा है वो उनको हिट ना करे। ये पूरा एक्शन जो है पूरा बहुत फास्ट हुआ है। अगर इसमें दिमाग लगता, सोचते कि ये मुझे फेंक रहे हैं, मैं कैच करूं या हटूं या इसके सामने बैट लेके आऊं और क्रिकेट खेल लूं, ये 3 डिसीजन, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। और जब तक ये काम होना होगा, जब तक ब्रेन इसको वापस से रिस्पॉन्ड बैक करेगा, तब तक इनको वो चीज़ लग चुकी होगी, उनको नुकसान पहुंचा चुकी होगी। तो रिफ्लेक्स एक्शन के ड्यूरेशन पे जो भी काम हो रहा है वो मेरा स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है, ब्रेन नहीं करेगा। ब्रेन का काम है जहाँ थिंकिंग इन्वॉल्व हो, जहाँ थिंकिंग इन्वॉल्व होगी वहीं ब्रेन काम करेगा। कुछ डिसीजन मेकिंग होगी, जहाँ कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होगी एनालिसिस के बेस पर, तो वहाँ पर आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। इसमें देखते हैं, यहाँ पर एक फादर जो है अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने आए हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसा होता है कि जो है इनका बेटा जो एकदम से पीछे जो गिरने की तरफ जाता है और ये क्या करते हैं, उसको तुरंत होल्ड करते हैं।
इस ड्यूरेशन पे ब्रेन ने काम नहीं किया क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है। अगर ब्रेन काम करता तो नुकसान हो जाता और इस ड्यूरेशन पे बच्चे को चोट लग सकती थी। तो जब एक्शंस इतने फास्ट हों, इस तरीके के रिएक्शंस आए, तो आप समझ लीजिएगा जहाँ पर कोई थिंकिंग इन्वॉल्व ना हो, जहाँ पर केवल और केवल एक्शंस इन्वॉल्व हों, उस जगह पर हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस काम करते हैं। और थोड़ा यहाँ पर देखिए, ये हो रही है वॉकिंग, इनकी मॉर्निंग वॉक चल रही है और इस वॉकिंग के ड्यूरेशन पे क्या हो रहा है, जब मन करा वॉक करेंगे, जब मन करा वॉक नहीं करेंगे। तो वॉक करना या ना करना ये पूरा का पूरा हमारा कैसा वॉलंटरी डिसीजन है और इस वॉलंटरी डिसीजन में कोई भी ऐसा बहुत फास्ट मैकेनिज्म की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं हो रही है। डिफरेंसेस की बात करें रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में, तो सबसे पहला डिफरेंस है इनवॉलेंटरी एक्शन है। इनवॉलेंटरी का मतलब जिसको हम खुद कंट्रोल नहीं करते हैं, जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, राइट। वॉलंटरी एक्शंस मतलब जिनको हम क्या करते हैं, प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं, जिनकी पेस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम अपने आप का जो वॉकिंग है कम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, स्लो कर सकते हैं वॉकिंग, तो वॉलंटरी है। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। दीज एक्शंस कैन नॉट बी कंट्रोल, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इन एक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम वॉकिंग की पेस को कम ज़्यादा करें उसके अकॉर्डिंग भी। दीज आर स्पॉन्टेनियस एक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कोई चीज़ आपके सामने आई, आपने तुरंत इसको रिस्पॉन्ड किया, दीज आर स्पॉन्टेनियस एक्शंस। तो स्पॉन्टेनियस एक्शन में क्या होता है, आप विदाउट थिंकिंग कुछ ना कुछ आप एक्शंस परफॉर्म करते हैं। बट वॉकिंग कोई स्पॉन्टेनियस नहीं है, वॉकिंग में अच्छा खासा जो है स्लो वर्किंग है, आराम से ब्रेन जो है काम कर रहा है, आराम से उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन न्यूरॉन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट भी रहता है, पूछ भी लेते हैं। अब सिनेप्स होता क्या है, तो पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा हम देखते हैं और यहाँ से कुछ क्लू लेने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये है मेरा न्यूरॉन 1, ये है न्यूरॉन 1 और ये है मेरा न्यूरॉन 1, और मैसेज का जो ट्रांसफ़र है वो इधर से क्या हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है मैसेज का ट्रांसफ़र। और इस मैसेज के ट्रांसफ़र के ड्यूरेशन पे यहाँ पर जो है वो सिग्नल कैसा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और न्यूरॉन, ये वाला न्यूरॉन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही ट्रांसफ़र कर। न्यूरॉन हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही ट्रांसफ़र करेंगे, न्यूरॉन कभी भी जो है इलेक्ट्रिकल के अलावा किसी सिग्नल को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है, ये है एक गैप, ये एक गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्स, इस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्स। अब इस सिनेप्स में जैसे मान लो आपको कोई दो तार जोड़ने हैं, अब दो तार जोड़ने हैं तो क्या होगा कि भाई उन दोनों के बीच में करंट जब तक नहीं पास होगा, जब तक कि वो तार दोनों जुड़ेंगे नहीं, उनको कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तरफ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जाना है, तो कनेक्शन तो है नहीं, उनके बीच में गैप है। तो ये पहला वाला न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ पर कुछ इस गैप में केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा, जो कि क्या करेगा, इस गैप को फिल करेगा। वो जो केमिकल सब्सटेंस होगा वो अपने आप में इस मैसेज को लिए होगा जो पहले न्यूरॉन लेके आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, पहला न्यूरॉन केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा और उस केमिकल सब्सटेंस में वो मैसेज भी होगा साथ में जो वो लेके आ रहा है, और इस केमिकल सब्सटेंस को ये वाला न्यूरॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही इस केमिकल सब्सटेंस को ये एब्जॉर्ब करेगा, वैसे ही उसका मतलब वो उस इंफॉर्मेशन को भी डिकोड कर रहा होगा और वापस से उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इसको क्या करेगा, वो भेज देगा। तो ये तो रही इसकी बात। इस डायग्राम से इसको और थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये न्यूरॉन 1 है हमारा और दूसरा न्यूरॉन है मेरा ये। मैसेज का ट्रांसफ़र जो है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। ये जो सब्सटेंस आप देख रहे हैं ये केमिकल सब्सटेंस है, ये केमिकल सब्सटेंस इन दोनों के बीच में रिलीज़ होते हैं और ये क्या करेंगे, ये जो केमिकल सब्सटेंस है अपने आप में मैसेज को भी कंटेन करते हैं और वो आराम से दूसरे न्यूरॉन उसको एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करने के बाद वहाँ से उसे मैसेज को ले लेता है। तो देखिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, at the synapse the electrical signal are converted into chemical। इलेक्ट्रिकल सिनाप्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं ताकि वो क्या करे, उस गैप को क्रॉस कर सके। और फर्दर जो हो रहा है, जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, these neuron will again convert
these signals into इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो वापस से इसको क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी के वैसे क्वेश्चंस तो खत्म हो गए जो एक्सरसाइज मिलते हैं, और ये क्वेश्चंस हमारे जो वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है। सबसे पहला आता है व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ब्रेन के कौन से पार्ट ऐसे हैं जो पोस्चर और बैलेंस, जैसे मैं सीधे खड़ा हूँ तो सीधे खड़ा हूँ तो क्या हो रहा है, बैलेंस मेंटेन कौन कर रहा है, मेरी बॉडी का पोस्चर कौन मेंटेन कर रहा है। आप बैठते हैं तो बैठने वाला पोस्चर, आप लेटते हैं तो लेटने वाला पोस्चर, आप किसी एंगल पर इंक्लाइंड होकर खड़े हुए हैं तो वो वाला पोस्चर कौन मेंटेन करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपका सेरिबेलम है, सेरिबेलम इन सब चीज़ों को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अब थोड़ा सा ब्रेन को देखते हैं सेरिबेलम कहाँ है। ये ब्रेन का ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट होता है सेरिब्रम, और ये जो सेरिब्रम होता है ये भी फर्दर 4 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। और नीचे वाला पार्ट जो होता है ये होता है सेरिबेलम, और ये वाला जो पार्ट होता है ये हिंड ब्रेन में आता है। ये आ जाता है आपका हिंड ब्रेन में, ये आपका आता है फोर ब्रेन में, और बीच वाला पोर्शन जो आता है ये आपका आ जाता है मिड ब्रेन में, ठीक है ना। तो ब्रेन के 3 पोर्शन होते हैं, पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा बीच वाला पोर्शन होता है मिड ब्रेन, और सबसे नीचे पीछे की तरफ होता है हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन में बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मिलेगा सेरिबेलम। बच्चे कई बार कहते हैं कि सर ये हमें याद नहीं होता सेरिब्रम और सेरिबेलम, उसमें कुछ कन्फ्यूजन होती है। देखिए जब आपको अभी ऐसा लगे तो आप क्या करिए, इस तरीके से याद कीजिए, ये होती है बेल, घंटी, ठीक है ना, दिस इज़ योर बेल। तो बेल जो होती है ये आपकी जो बेल है ये नीचे की तरफ होती है, ठीक है ना, सेरिबेल। यहाँ पर देखेंगे ये जो बेल वर्ड हो रहा है, बेल वर्ड से आप सेरिबेलम याद कर लीजिए। घंटी हमेशा नीचे की तरफ लटकती रहती है, तो नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला ब्रेन का सबसे नीचे वाला पोर्शन जो होता है आपका सेरिबेलम होता है, ऊपर वाला पोर्शन सेरिब्रम होता है। दूसरी चीज़, सेरिब्रम जो होता है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम होता है, और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो सेरिबेलम होता है। इसी के बीच में ये वाला जो रीजन होता है दिस इज कॉल्ड पॉन्स, और ये वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेडुला के थ्रू जो है वो कनेक्ट होती है। फोर ब्रेन के पार्ट को देखें तो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया। मैंने बोला था ना यहाँ पर कि सेरिब्रम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो कौन से 4 पार्ट है। पहला पार्ट हो गया फ्रंटल लोब, दूसरा पार्ट होगा पैराइटल लोब, तीसरा पार्ट हो गया ऑक्सीपिटल लोब, और चौथा पार्ट हो गया टेम्पोरल लोब। तो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल ये कान वाला हिस्सा होता है, इधर वाला टेम्पोरल, और फ्रंट ऑक्सीपिटल पीछे वाला पोर्शन होता है। पीछे वाला हिंड ब्रेन मत समझिएगा, हिंड ब्रेन नीचे की तरफ होता है, ये ऊपर की तरफ थोड़ा, जहाँ से ऑक्सीपिटल का मतलब होता है जो आपके विजन में अवेलेबल, विजन में हेल्प करता है। तो आइस के थ्रू जो ऑप्टिक नर्व जाती है वो ऑक्सीपिटल में ही जाती है। पैराइटल नर्व, सॉरी पैराइटल लोब और फ्रंटल लोब, ठीक है। तो अब ये तो रहा कि भाई समझने वाली बात है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको लिखना भी पड़ेगा, तो जो है वहाँ से आप भी देख सकते हैं, राइट। तो ये सॉरी पीछे वाला हमने देखा था, ये सेरिबेलम, डिटेल्स वगैरह आप लिख देंगे। तो आपसे पूछा बस इतना ही गया, पोस्चर और इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन करता है, तो आप सेरिबेलम लिख देंगे। एक क्वेश्चन और है जो इसको मैंने यहाँ पर जानबूझ के लेके आया हूँ, इसको मैंने यहाँ पर डाला है। ये इसलिए डाला है कि कई बार क्वेश्चंस जो है ये भी पूछ लेता है कि सेरिबेलम और सेरिब्रम में क्या डिफरेंस है। तो सेरिबेलम जो होता है मैंने आपको बताया सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है पीछे की तरफ, और सेरिब्रम जो होता है वो आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट बनाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाता है, इसके 4 लोब्स होते हैं। और सेरिबेलम खासकर क्या करता है, आपका पोस्चर, एक्यूरेसी और कोऑर्डिनेशन, बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मेंटेन करता है। और जो आपका सेरिब्रम होता है ये वॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे आपको पैदल चलना है वॉलेंट्री मूवमेंट है, हाथ हिलाना है वॉलेंट्री मूवमेंट है, ये सारे कंट्रोल करता है सेरिब्रम। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट खास बात,
जो भी इंटेलिजेंस है वो डिपेंड करती है सेरिब्रम पर, और जो भी मेमोरी है, मतलब कभी कभी कोई बच्चे ऐसे होते हैं उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, तो मेमोरी बहुत शार्प होने का मतलब उनका सेरिब्रम हाइपर एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा अच्छी तरह फंक्शन कर रहा है। लेकिन हालांकि केवल यही एक रीज़न नहीं होता, आगे कभी हम देखेंगे ग्रुप्स और रिजेस का भी उसमें रोल होता है, वो भी है। और दूसरा, आप जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की, तो आप जो है नंबर ऑफ ग्रुप्स और नंबर ऑफ रिजेस को भी आप क्या करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। अगर ये नंबर ऑफ ग्रुप्स और रिजेस ब्रेन में बढ़ते घटते रहते हैं तो वो भी आपकी मेमोरी और इंटेलिजेंस को हेल्प करते हैं। देखिए ये जो रीजन होता है, ये जो इस तरीके से ये जो कर्व होके आए हैं, ये देख रहे हैं, ये मुड़ गया है, तो यहाँ से इस तरीके के यहाँ पर ग्रुप्स और रिजेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इसेंस स्टिक? जो अगरबत्ती है उसकी महक को हम कैसे पहचानते हैं? तो ऑब्वियसली महक के लिए जो हमारा रिसेप्टर है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करता है, इस महक को, उस स्मेल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, रिसेप्ट करता है, इसको भेज देता है ब्रेन में। अब ब्रेन क्या करता है, मान लो कभी भी आपने अपने जीवन में किसी स्मेल को ऑब्जर्व किया हो, तो क्या करता है ब्रेन, उसको क्या करता है, क्रॉस मैच करता है उन डेटा के साथ, उस मेमोरी के साथ जो ऑलरेडी आपके ब्रेन में स्टोर है। और जो ब्रेन में स्टोर है वो क्या करता है, वहाँ से उसको मैच हो जाता है, तो बता देता है कि ये वो वाली स्मेल है जो हमने पहले भी ऑब्जर्व की थी, और ये तो अगरबत्ती थी, मम्मी ने बताया था, तो वो अगरबत्ती वाली स्मेल होगी। कभी कभी जैसे परफ्यूम है, तो परफ्यूम की स्मेल आपको नई लगती है, क्योंकि वो स्मेल को आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया है। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ परफ्यूम को आप ऑब्जर्व भी करते हैं तो आपको रिकॉल भी आ जाता है कि ये परफ्यूम मैंने पहले लगाई थी, ये वाली स्मेल जो है मुझे अच्छी है, तो वो उस तरीके से भी, तो ये आपका मेमोरी और इंटेलिजेंस का काम है। तो एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ब्रेन में स्टोर है, दूसरी इन्फॉर्मेशन आपका ब्रेन जो है जब किसी रिसेप्टेड सिग्नल को लेता है, और लेने के बाद उस सिग्नल को क्या करता है, वो क्रॉस मैच करता है, और मैच करने के बाद आपको वो बता देता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहाँ पर लिखने के लिए आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन? जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें ब्रेन का क्या काम है? तो पहले तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई काम नहीं होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन आया है तो मैं यहाँ पर एक डिटेल में बता देता हूँ, पूरा रिफ्लेक्स समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें हम ये भी देख लेंगे रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छे से हम अब समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखते हैं। यहाँ पर जो है देखिएगा, ये है मेरा डेंड्राइट्स, मतलब यहाँ पर रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, ये वाला आपका क्या है, रिसेप्टर एंड है। मतलब जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होगा, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो इन्फॉर्मेशन को हम रिसीव करेंगे वो यहाँ पर रिसीव होगी, और ये इन्फॉर्मेशन रिसीव होके क्या करेगी, इसके थ्रू जाएगी। इसको बोलते हैं एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट। एफरेंट ट्रांसमिशन लिखा हुआ है, एफरेंट नर्व भी बोलते हैं, या इसको एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो और ये एफरेंट न्यूरॉन या एफरेंट ट्रांसमिशन के थ्रू ये जाएगी, कहाँ पर जाएगी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर जाएगी, ठीक। ये होता है हमारा, क्योंकि ये जो पूरा नर्व है, नर्व की पूरी प्रोसेसिंग हो रही है, या नर्व के थ्रू प्रोसेस जो है काम कर रहा है, ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। ये है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। अब हो क्या रहा है, इस रीजन पर ये कनेक्ट हो रहा है इसके साथ, तो क्या करेगा, ये न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन को इसको ट्रांसफ़र करेगा, और जैसे ही इसको ट्रांसफ़र करेगा तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड भी कुछ डिसीजन, जो बहुत फास्ट डिसीजंस लेने होते हैं, वो ले सकती है। तो जैसे ही इस सिग्नल को ये स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करेगा, और ये जो बीच में न्यूरॉन होता है, ठीक है ना, ये वाला न्यूरॉन हो गया एफरेंट न्यूरॉन, और जो एक्शन, मतलब ये क्या करेगा, ये मैसेज आया और स्पाइनल कॉर्ड ने बोला कि एक्शन लो, एक्शन लोगे तो वो भी मैसेज जो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, मसल को भेजेगा, तो मसल को भेजेगा तो ये मैसेज जो है ये इस तरफ जा रहा है, और इसको बोलते हैं ईफ्रंट, EFFERENT, ईफ्रंट। ईफ्रंट ट्रांसमिशन या ईफ्रंट न्यूरॉन या ईफ्रंट
नर्व। इसको याद करने के लिए आप ध्यान रखिए, ई से एग्जिट याद कर लीजिए। अगर आपको एग्जिट याद रहेगा तो आप ई फ्रंट भी याद कर सकते हैं। ए को छोड़ दीजिए, अगर आपको याद करना है एफ्रंट का भी तो आप एक्सेप्ट का एफ्रंट याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो बाहर हमारे आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ एक्टिविटी हो रही है उस रिसेप्टेड सिग्नल को हम एक्सेप्ट ही तो कर रहे हैं, तभी तो बॉडी चेंज कर रही है। तो ए फॉर एक्सेप्ट याद कर लीजिए, ई फॉर एग्जिट याद कर लीजिए। तो एफ्रंट न्यूरॉन है, एफ्रंट ट्रांसमिशन सिस्टम इसको लेके आता है। इसके बीच में एक होता है एसोसिएटेशन न्यूरॉन है जिसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जो है वो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। एक इंफॉर्मेशन आई, उसको एक्सेप्ट किया इंटर न्यूरॉन ने, और स्पाइनल कॉर्ड ने अपनी जो रिएक्शन लेना है उसके अगेंस्ट में अपने मैसेज को भी उसके साथ इंक्लूड कर दिया, और वो क्या करेगा, उस मैसेज को जो एक्शन लेना है वो वापस से क्या करेगा, इस एफरेंट को भेज देगा, और ये पहुंचता है आपके इफेक्टर्स एंड पर, या आप समझ लीजिए सिंपल सा है, जो मसल्स कनेक्ट होती है उस मसल्स पर जो न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं उसके वहाँ से वो मैसेज पहुँचता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में कौन कौन चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं, डेंड्राइट, एफरंट न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ईफ्रंट न्यूरॉन और आपका इफेक्टर्स। ठीक, और दोनों तरफ ध्यान रखिएगा, ये मसल तो दोनों तरफ होगी, यहाँ पर भी मसल होगी, काम तो मसल ही कर रही है ना, काम तो मसल ही कर रही है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ मसल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं ये। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिफ्लेक्स एक्शन। और ये वाला जो पार्ट है, जो नर्व वाला पार्ट है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा, मतलब ईफ्रंट जो न्यूरॉन है ये पेरिफेरल का पार्ट होगा, एफरंट न्यूरॉन है ये भी पेरिफेरल का पार्ट होगा, और ये वाला आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। तो ऐसे करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बाकी आप देख लीजिए। अच्छा, आर्क किसे कहते हैं ये भी बताता हूँ मैं यहाँ पर। आर्क किस चीज़ को कहते हैं, देखिए आर्क बोलते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये आर्क, मतलब आप देखिए आर्क किसे कहते हैं, हम मैथ में आर्क पढ़ते हैं तो आर्क क्या होता है, ये एक आर्क है, ये कोई सेंटर है, इस सेंटर के साथ ये कनेक्ट है, तो ये एक आर्क है, ये इस तरीके से कनेक्ट है। तो यहाँ पर सेंटर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, मतलब इस आर्क को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये रही आर्क, ये रही आर्क, और ये रहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस तरीके से इसको क्या कर देता है, ये कनेक्ट कर देता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। चलिए बाकी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा लिखने में भी, ठीक। रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन प्लेस नो पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड ऑटोमेटिकली रिएक्ट्स टू द रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट आर प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, हम लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है आपने तो क्या करेंगे, वहाँ पर जाके देख लेंगे। प्लांट हार्मोन को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, स्पेशली जो हमारे पांचों हार्मोन्स होते हैं उनका इंडिविजुअल फंक्शन भी हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पर बस मैं आपको प्लांट हार्मोन फिर से एक बार बता देता हूँ। प्लांट हार्मोन जिनका दूसरा नाम फाइटो हार्मोन्स भी होता है, और ये हमारे पास एक तो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं और दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब एक ग्रोथ को करते हैं एक ग्रोथ को रोकते हैं। ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन से ही आता है आपका जिब्रेलिक एसिड, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको जिब्रेलिक एसिड भी मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरा होता है साइटोकाइनिन, और ग्रोथ इनहिबिटर के लिए एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। तो ये पांच हमारे हो गए हैं, यही पांचों मिलके जो हमारे हार्मोन्स हैं या जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं वो प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, हाउ द मूवमेंट ऑफ, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यही रखेंगे, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोगों को भी देखने का ज़्यादा मन नहीं करता होगा जब ज़्यादा लंबी हो जाती है। सो हाउ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफर्स फ्रॉम मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट। ये कह रहा है कि जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं उनकी जो मूवमेंट है और जो फोटोट्रोपिज्म बिहेवियर शो करते हैं, मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट होना, वो दोनों एक दूसरे से कैसे डिफर हैं, बस इसको हम पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं। हमने पहले इस वीडियो को पहले भी हमने देखा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए हमारा जो पौधा है ये टच मी नॉट, ये क्या कर रहा है, हमने टच किया और टच किया तो ये क्या करेगा, वाटर का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, जिसकी वजह से ये अपने आप को क्या करेगा, लीव्स को क्लोज कर लेगा। यहाँ पर देखिए इस गमले को हमने क्या कर दिया, गिरा दिया है। जैसे ही हमने गमले को गिराया है तो क्योंकि सनलाइट ऊपर से आ रही है तो इसका ये इधर देखिए, इधर से अंदर है रूट्स,
ये है रूट, ठीक है ना, तो ये कहलाएगा रूट सिस्टम, और ये है आपका शूट सिस्टम ऊपर वाला। तो देखिए रूट्स की डायरेक्शन कैसे होगी, मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। रूट्स क्या करेंगी, ऐसे ग्रो करेंगी नीचे की तरफ, रूट्स क्या करेंगी, नीचे की तरफ ग्रो कर जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, मतलब लाइट की डायरेक्शन के उल्टा काम कर रहे हैं। और ये वाला प्लांट जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, लाइट की डायरेक्शन के तरफ मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो आप देखिए सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट और इन दोनों के मूवमेंट में बहुत डिफरेंस है। ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये कैसा है, डायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब लाइट की डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा या उसके ऑपोजिट में मूव करेगा। अगर लाइट की डायरेक्शन की तरफ मूव करता है तो फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव कर रहा है, अपोजिट मूव कर रहा है, तो आपका ये हो गया नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और यहाँ पर ये कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है। कैसे नहीं है देखते हैं। मान लो आप यहाँ टच करो तो भी पत्तियाँ क्लोज हो जाएंगी, यहाँ टच कर रहे हो तो भी पत्तियाँ क्लोज होंगी, इधर टच करोगे तो भी पत्तियाँ क्लोज होंगी, इधर पत्तियाँ करोगे, ऐसा थोड़ी ना हो रहा कि जहाँ टच किया वही वाली एक पत्ती क्लोज हो गई, ऐसा तो नहीं, बस सारी क्लोज हो रही। इसका मतलब है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, आप कहीं से भी करिए रिस्पॉन्स यही होना है। सो आज के लिए इतना ही, एक बार बस इसको आप देख लीजिएगा। मूवमेंट जो है वो हमारा इस तरीके से हो गया है। अच्छा, इसको नेस्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, जिसके लिए और दूसरा वर्ड है थिग्मोनेस्टी और सीज़मोनेस्टी, ठीक है ना। एक्चुअली थिग्मोनेस्टी टच से रिलेटेड होता है, तो जो टच हमने किया है इस प्लांट को वो नॉन डायरेक्शनल मूव कर रहा है। सो दिस बिहेवियर इज थिग्मोनेस्टी और सीज़मोनेस्टी। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई पर कोई डिपेंडेंस नहीं है। शूट मूव करती है टुवर्ड्स लाइट, और जो है रूट मूव करेगी अगेंस्ट द लाइट और अपोजिट टू द लाइट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे जहां पर हम इस चैप्टर के और क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम किसी और नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे, और कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि हम जो है किसी पर्टिकुलर जो है थ्योरी वाला पोर्शन भी कवर करें। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि जो है अभी क्वेश्चंस वाला है तो हमने उस क्वेश्चन को ही कवर करना सही समझा। ओके बच्चों, थैंक यू, बढ़िया से पढ़िए, एंजॉय कीजिए।